मौके से लगातार लोगों के रेस्क्यू करने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। प्रत्यक्षदर्शियों में वो लोग जो किसी तरीके से इस हादसे से बच गए, अब आप देखिए दरबार पूरी तरीके से शमशान में तब्दील हो गया। मौत का प्रवचन यहां पर हो गया, लेकिन एक बड़ा सवाल था कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी कोई लेगा या नहीं लेगा। इस पूरे मामले के बाद जिस भोले बाबा का जिक्र बार बार किया जा रहा है, अब तो कई घंटे हो गए हैं, 3 बजे के आसपास ये पूरा घटनाक्रम घटा था। उसके बाद से लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। अभी तक क्या अपने भक्तों के लिए शोक के 2 शब्द अब तक नहीं निकले जो अब तक प्रवचन कर रहे थे। इससे पहले भी आपको याद होगा, अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखें, अगर बाबा की तस्वीर आप ध्यान से देखें, तो अगर आप न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करते हैं तो आपको याद आएगा कि इससे पहले भी सुर्खियों में आए थे। कोविड के टाइम पे जब कोविड प्रोटोकॉल लगा था, उस वक्त भी बड़ी भीड़ यहाँ पर बाबा ने जमा की थी, तब काफ़ी सुर्खियों में आए थे। उसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर, चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, अनुयायी इनके बताए जा रहे हैं लाखों में हैं। और यहाँ पर आप देखिए जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, बार बार इन तस्वीरों को देखकर दिल टूटता है, दिल पसीजता है। परिजन बदहवास होकर सिर्फ और सिर्फ इसी जद्दोजहद में लगे हैं कि किसी तरीके से उनके परिजन के बारे में कुछ जानकारी उनको मिल पाए। आप समझिए, हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब कोई न्यूज़ चैनल इस खबर पर नहीं था, उस वक्त भारत एक्सप्रेस ने इस न्यूज़ को उठाया था। उस वक्त भारत एक्सप्रेस ने इन खबरों को ब्रेक करना शुरू किया था। फुल फ्लेजेडली हमने अपने टीवी स्क्रीन पर इस खबर को प्रमुखता से जगह दी, क्योंकि इस खबर के बाद प्राथमिकता हमारी यही थी, कोशिश हमारी यही थी कि जो जिम्मेदार अफसरान हैं, जो अब तक तो शायद कुंभकर्णीय नींद में सो रहे थे, वो जाग जाएं। क्योंकि इतना बड़ा गैदरिंग यहाँ पर हो गया, बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर पहुँच गई। अब कितने गुनहगार हैं, जिम्मेदार कौन है, ये वो तस्वीरें हैं, ये वो ग्राफिक्स हैं जो ऐसे हमने कई हादसों पर देखे। देश में कोई बड़ा हादसा हो जाए, कैजुअलिटीज़ हो जाए, तो यही ग्राफिक्स आप चलते हुए देखते होंगे टीवी स्क्रीन पर। देश की जनता भी अब बहुत स्मार्ट है, वो सब समझती है। लेकिन कोशिश हमारी उस वक्त भी यही थी। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बड़ी संख्या वहाँ पर मौजूद रही लोगों की, बड़ी संख्या में महिलाएं वहाँ पर मौजूद रही, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर मौजूद रहे। और ग्राउंड से जो तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें हैं अपनों के सामान को टटोलते हुए, ढूंढते हुए, किसी का आई कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है, किसी का टेलीफोन यहाँ पर नज़र आ रहा है, किसी की जेब में पर्चे, डायरी, मोबाइल फ़ोन, शत विक्षत अवस्था में उनके मोबाइल फ़ोन मौके से बरामद किए जा रहे हैं, क्योंकि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। परिजन बहुत परेशान है। हाथरस प्रशासन, कहा गया कि अस्पतालों में भी तैयारियां पूरी है, लेकिन शुरुआती दौर में जिस तरह की तस्वीरें आई, अस्पतालों में डॉक्टर्स भी नहीं थे। किसी को नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा एकाएक ऐसे हो जाएगा। अब यहां से आप देखिए, यहां से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, लेकिन ऐसे हादसे देश ने बहुत बार देखे हैं। बार 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 इस तरह के हादसे हम देखते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि शायद यह आखिरी हो। हर बार इस उम्मीद के साथ हम उन खबरों को उठाते हैं, रिपोर्ट्स को रखते हैं कि शायद ये हादसा आखिरी हो। ये तस्वीरें भी जरा एक बार देख लीजिए। ब्लर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सिस्टम की तस्वीरें आप देख लीजिए। जहां जहां से ये तस्वीरें गुजरी है ना, जहां जहां से हमारे कैमरा पर्सन्स गुजरे हैं, वहां पर ये डेड बॉडीज ऐसे अस्पतालों में पड़ी हुई थी। अब ये डेड बॉडीज हैं या सिस्टम है, ये हम आप पर छोड़ते हैं इन तस्वीरों को। मेरे साथ मेरे सहयोगी नितेश भी जुड़े हुए हैं, वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो तक पहुंचे, तस्वीरें वो भी दिखाएंगे। इसके साथ साथ मेरे साथ प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, एचओडी है पॉलिसी प्लानिंग एनआईडीएम से। नितेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। अगर नितेश आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है, ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा हृदय विदारक हैं और आप भी मौके के लिए रश कर रहे हैं। आपके पास किस तरह की जानकारी आ रही है? अब तक 120 की मौत का आंकड़ा अभी तक टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। बार बार जिस वक्त कोई न्यूज़ चैनल इस खबर को उठा नहीं रहा था, हम जानते हैं खबरों के बीच में भी कई तरह की चीजें रहती है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी थे सदन में, वो भी महत्वपूर्ण चीज थी, उस खबर को भी भारत एक्सप्रेस ने उठाया। लेकिन जैसे ही ये इंडिकेशंस आई कि हाथरस में एक बहुत दुखद खबर है, कोशिश भारत एक्सप्रेस की यही कि ऐसी तस्वीरें हम दिखाएं तो जिम्मेदार अफसरान जागे, जो शायद पहले जाग जाते, जो शायद पहले मौके पर मौजूद रहते, जो शायद इन चीज़ों को भाप लेते कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक व्यवस्था जो वहाँ पर होनी चाहिए व्यवस्थित रहती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आपके पास क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं? क्योंकि योगी जी तो बहुत नाराज नजर आ रहे हैं।
लगातार अधिकारियों संग वो बैठक कर रहे हैं। जी बिल्कुल रोहित, जब से ये घटना हुई है योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार जो उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी हैं, चाहे वो डीजीपी प्रशांत कुमार हो या आईजीएलओ अमिताभ यस हो या मुख्य सचिव हो, लगातार जो पूरी टीम है उनके साथ वो लगातार जो है जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो है आपने कहा कि परमिशन प्रशासन की है, वो प्रशासन की जिम्मेदारी, क्योंकि कोई भी अगर कार्यक्रम होता है तो उसके लिए प्रशासन से अनुमति ली जाती है। एक लोकल इंटेलिजेंस जो होता है, एलआईयू होता है, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके की संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों तक वो पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पर जो हाथरस प्रशासन है उसकी लापरवाही सामने आ रही है कि इस तरीके से जितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई और किस तरीके से इस कार्यक्रम को परमिशन दिया गया था, नहीं दिया गया था, और अगर बिना परमिशन के ये कार्यक्रम हो रहा था तो आखिर प्रशासन ने इसे रुकवाया क्यों नहीं। मुझे एक बात बताइए, अब तो काफ़ी देर हो गई है, भोले बाबा जिनका नाम अब हर किसी के जहन में आ चुका है, तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, अनुयायियों को घंटों घंटों प्रवचन वो देते हैं और अच्छी भी चीज़ है, लेकिन इस इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, अब तक भोले बाबा की तरफ से 2 शब्द आए क्या सांत्वना के? बिल्कुल नहीं रोहित, आप अभी तक जो भोले बाबा है उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया। इसके अलावा भोले बाबा को अभी तक जो है पुलिस भी डिटेन नहीं कर पाई है। पुलिस लगातार जो है भोले बाबा को दबिश दे रही है। कई टीमें बनाई गई हैं हाथरस पुलिस की तरफ से, लेकिन अभी भोले बाबा कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे, और उनके तरफ से कोई जानकारी भी अभी तक, कोई बयान ऑफिशियल नहीं दिया गया है। मुझे एक चीज़ और बताइए, क्योंकि हम लगातार इस खबर को, जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले हमने इस खबर को उठाया, उसके बाद बाकी चैनल्स ने भी उठाया। ठीक है, इस रेस में भी हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन जब शुरुआती दौर में हम प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर रहे थे, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद थे, तो वो अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, व्यथित थे। वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद आसपास के ज़िलों में मेडिकल यूनिट्स को अलर्ट पर रखा गया। वहाँ से किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जो घायल हैं उनको प्रॉपर इलाज मुहैया हो पा रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहली जानकारी मैं आपको दे दूं कि जब शुरू में जब ये जो घायल हैं उनको अस्पताल ले जाया गया तो ये जानकारी आई थी कि उस समय अस्पताल में मात्र एक डॉक्टर मौजूद था, जिला अस्पताल जो हाथरस का है। इसके बाद से अगल बगल के जो जिले हैं, चाहे वो एटा हो, आगरा हो, वहां जो तमाम मरीजों को जो है, घायलों को जो है रेफर किया गया, वहां उनको इलाज किया गया। और जानकारी जो शुरुआती आई थी वो 27 से 28 मरीज एटा में जिनको मृत घोषित कर दिया गया था, जो घायल थे। उसके अलावा जो आगरा जो अस्पताल है वहां भी उनको रेफर किया गया था, मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। लेकिन जो शुरुआती जानकारी आई थी उस समय जो है जिला अस्पताल में मात्र एक डॉक्टर मौजूद था और जिसकी वजह से अव्यवस्था वहां पाई गई थी। हालांकि हम लगातार जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इस तरीके की जो लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो देखने को मिली है, इस पर उनका क्या रुख है। लेकिन वो लगातार जो है उन सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने फोन तक रिसीव नहीं किया और भारत एक्सप्रेस के जवाबों से बचते नजर आए। इस मसले को हम बहुत स्ट्रांगली उठा रहे थे, क्योंकि ये खबरें जो हैं आम लोगों से जुड़ी हुई हैं। अब भोले बाबा के अनुयायी, बताया जा रहा है दिल्ली तक उनके अनुयायी हैं, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा उनके अनुयायी हैं। और हम सब जानते हैं सत्संग के लिए बसेस में भर भर कर एक पॉइंट तक लेकर आया जाता है। अभी अगर कैजुअलिटीज़ का आंकड़ा 102, 107, 110, 120 का आंकड़ा है अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो नितेश कितने लोग जख्मी हुए हैं और पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न हो गया? क्योंकि अलग अलग तस्वीरें आ रही थी सामने। कुछ प्रत्यक्षदर्शी कह रहे थे कि इतनी ज्यादा वहां पर अव्यवस्थाएं थी कि कई लोग नाले में गिर गए, एक के ऊपर एक पड़े रहे, घंटों तक किसी को पता ही नहीं चला कि इस नाले में भी कोई गिरा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से हो गया। और कितने घायल, वो आंकड़ा कुछ आया क्या आपके पास? देखिए रोहित, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और जो तमाम अस्पताल हैं वहां लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। और जो मेरी जानकारी अभी आ रही है वो करीब 130 या 136 के आसपास जो है मृतकों की संख्या पहुंच गई है। लेकिन अभी तक ये आधिकारिक आंकड़े नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और अभी भी बताया जा रहा है कि मृतकों की जो संख्या है वो और बढ़ सकती, धीरे धीरे अभी और भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी भी नालों से और तमाम जो वहां आसपास के जगह है वहां से लोगों को निकाल के और उनको आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है, उनका इलाज करने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जा सके। इसके अलावा क्योंकि हाथरस प्रशासन की तरफ से 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए, क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग यहां पर पहुंचे, तो हर जगह हर कोई तो हाथरस नहीं पहुंच रहा होगा। तो हेल्पलाइन नंबर्स को लेकर इस दिशा में अलग अलग जगहों पर आसपास के इलाकों में, जैसे आगरा में भी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया, इटावा में रखा गया, मैनपुरी के अस्पतालों को रखा गया, हाथरस के आसपास अलीगढ़ पड़ता है, वहां के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया। तो प्रशासन में पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन नजर आ रहा है, क्योंकि लोग कहां जाएं, किधर जाएं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग हाथरस पहुंच रहे हो तो पता लगे कि उनके जो घायल हैं उनको अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है, अलीगढ़ लेकर चले गए हो, क्योंकि
एक जगह पर हाथरस इतना ज्यादा सक्षम शायद है भी नहीं, क्योंकि अगर 50,000 लोग वहां पर मौजूद थे, बड़ी संख्या में लोग बाहर थे, हाथरस के एक जिला अस्पताल पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े, इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के तौर पर अलग अलग आसपास के जिला अस्पतालों में लोगों को शिफ्ट किया गया है, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन कैसा है? कोरोना काल की बात करें, खुद मुख्यमंत्री जब पूरी टीम का जो कमांड है वो अपने हाथों में ले लेते हैं और चीफ सेक्रेटरी और जो तमाम उनके जो खास अफसर हैं उनके साथ किसी छोटी घटना को फॉलो करते हैं। इस मामले में भी जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो खुद एक टीम बनाकर और लगातार टीम से टच में है। उसमें चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजीपी प्रशांत कुमार हैं, जो डीएम हैं, जो एसपी हैं हाथरस के, उनसे लगातार वो संपर्क में है। इसके अलावा उन्होंने अपने 3 मंत्रियों को, लक्ष्मी नारायण, संदीप और असीम अरुण को जो है उन्होंने घटनास्थल पर भेजा है और लगातार जो पल पल का अपडेट वो ले रहे हैं। किसी भी तरीके की लापरवाही उन्होंने साफ निर्देश दिया है, चाहे कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं स्ट्रॉन्ग जाएगा। रिमार्क्स योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं, मीटिंग्स लगातार वो कर रहे हैं। हमारे सहयोगी नितेश राय को भी आप सुन रहे हैं, नितेश राय भी ग्राउंड जीरो की तरफ बिल्कुल वो रश कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर अब ज्यादा कुछ है नहीं, अलग अलग अस्पतालों में लोगों को रश किया जा रहा है। मेरे सहयोगी भी ग्राउंड रिपोर्ट लगातार करते रहेंगे, वापस मैं नितेश से जुड़ूंगा, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब कोई इस खबर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। इंडिकेशंस आ रही थी, भारत एक्सप्रेस ने कहा कि चलिए ग्राउंड रिपोर्टर्स के पास जाते हैं, हमारे सहयोगी रविकांत के पास हम लोग गए, वो हाथरस के जिला अस्पताल पहुंचे, वहां पोस्टमार्टम रूम के आसपास तक वो पहुंचे और उसके बाद जो घटनाक्रम निकलकर सामने आया, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, हमने जब ये खबर ब्रेक करी थी उस वक्त 20 से 22 लोगों की कैजुअलिटीज की बात आ रही थी और अब आप देखिए मौत का सिलसिला 120 तक पहुंच गया है। अभी ये ऑफिशियल आंकड़ा है, इससे ज्यादा आंकड़ा कैजुअलिटीज का बढ़ रहा है। ये बहुत दुखद पहलू है इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि संसद चल रही थी, जो हाथरस के सांसद हैं वो भी दिल्ली में ही मौजूद थे। प्रधानमंत्री जिस वक्त संबोधन दे रहे थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब वो दे रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री को भी जब पता चला तो प्रधानमंत्री ने सदन में भी हाथरस में इस पूरे हादसे को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी ने भी अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भीड़ तो जुटा ली गई, लेकिन भीड़ को मैनेज कैसे किया जाए? क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है? ये वो सवाल होगा जो आपके जहन में भी होगा कि भीड़ तो इकट्ठा हो गई, लेकिन इसको मैनेज क्यों नहीं किया गया? बाबा तो वहां से निकल गए, बाबा का कॉन्वॉय तो वहां से निकल गया, लेकिन ये आम लोग जो अलग अलग शहरों से यहाँ पर पहुंचे थे, इनमें से कई सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो यहां से अब नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वो काल के गाल में समा गए। ये क्राउड मैनेजमेंट को लेकर जो टेक्निकलिटीज हैं, इसको समझने के लिए मैं सीधा एक बार फिर से कोशिश करता हूं। प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं पहले उनका परिचय दे चुका हूं। अनिल जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सवाल मेरा बिल्कुल साफ था कि प्रशासन को लेकर जहन में बहुत सारे सवाल हम ग्राफिकली भी अपनी टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं और यही सवाल हम हर बार चलाते हैं। कैजुअलिटीज का आंकड़ा बढ़ता है, हम कहते हैं जिम्मेदार कौन? जांच रिपोर्ट की बात हम करते हैं, जांच टीम की बात हम करते हैं, और फिर ऐसी कई रिपोर्ट्स आपने भी देखी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी दफ्तरों में धूल भागती हैं। ये बहुत पॉजिटिवली मैं इस बात को कह रहा हूं, हम क्योंकि जानते हैं, आप भी इस चीज को जानते हो। इस पूरे हादसे के बाद लगातार अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि आपने जब इस हादसे के बारे में सुना, आपके जहन में पहली चीज क्या आई? देखिए, एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत दुखद घटना है और लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि हमारे देश में इमरजेंसी मैनेजमेंट में हम लोग बहुत अभी ठीक हो गए हैं और जिस तरीके से तत्परता अभी आप देख रहे हैं कि जो आपदा है इसके बाद जो स्थिति है उसके बाद बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जा रहा है। लेकिन इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की घटना क्यों होती है? क्योंकि ये एक घटना नहीं है, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, थोड़े थोड़े दिन के अंतराल में हम देखते हैं। और ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य में, अलग अलग राज्यों में, साउथ में भी और तरह तरह के मंदिरों में और दूसरी जगह भी चुनावी कार्यक्रम हो या और भी कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की घटना बड़े जो कार्यक्रम हैं, हमारे कुंभ के आयोजन देखेंगे आप, जो उज्जैन के आयोजन देखेंगे, आप देखेंगे वहां पे इस तरह के मॉड्यूल सभी डेवलप हो गए हैं। इतना अच्छा रिहर्सल वहां पे हो जाता है, इतनी अच्छी मॉक ड्रिल हो जाती है कि वहां पे इस तरह की घटना अब नहीं होती है। पहले कभी हुई है उसका भी रेफरेंस लिया जाता है और उससे सीख भी ली जाती है। लेकिन छोटी जगहों में इस तरह की जो बहुत सारी छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, छोटे तो नहीं बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन छोटी जगहों में वहां पे ना इतनी अच्छी तत्परता होती, ना इतनी अच्छी व्यवस्था होती है। जबकि इस तरह का मॉड्यूल्स बना हुआ है और इसकी नियमावली भी बनी हुई है कि क्या व्यवस्थाएं पहले से उसमें होनी चाहिए। और ये घटना जो है कोई दैवी प्रकोप नहीं है, कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, ये पूरी तरीके से मानव जनित घटना है।
तो आगे ये घटना ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुत हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और इसके लिए तीनों जो घटक हैं वो जिम्मेदार हैं। पहली चीज, जो आयोजक हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है जो इस तरह के आयोजन करता है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है और उसके ऊपर क्या क्या नियम लागू होते हैं, क्या जिम्मेदारी है उसकी। दूसरी चीज है, जब उनको परमिशन दी जाती है तो ये निश्चित किया जाना चाहिए कि इस परमिशन के साथ वो सब शर्तें पूरी कर ली गई हैं, आपदा प्रबंधन की, क्राउड मैनेजमेंट की, वो सब व्यवस्थाएं की गई हैं और अगर सरकार से या प्रशासन से जो मदद चाहिए ऐसी स्थिति में वो भी ली गई है, या बाहर से प्राइवेट वेंडर से या जो भी। और तीसरी बात ये है कि जन जागरूकता भी अगर नहीं होगी तो ये जो एक्सेस में और जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस होता है, कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे यहाँ जागरूकता बहुत नहीं है, हमारे यहाँ जानकारी नहीं है लोगों को, लोग सोचते नहीं है कि कहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि अपनी सुरक्षा की व्यवस्था खुद भी करनी चाहिए। तो तीनों घटक को जब तक हम प्रशिक्षित नहीं करेंगे और उनकी जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, हम ये देखिए, चाहे उत्तराखंड में बाढ़ के समय ऐसी घटना रही हो या और भी टूरिस्ट अनिल प्लेस सर, में रहा जैसे ही हो, आपने अपनी बातें रखी ना, तो मैं बिल्कुल, मेरे मन में भी वही तमाम चीजें आई। लेकिन सबसे पहले मेरे मन में जो सवाल आया वो अपने बातों में भी आपने रख दिया। इसी को शायद अनुभव कहते हैं, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। अब कोई एकदम से नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए तो उसके लिए आप और हम तैयार नहीं हो सकते। साथ साथ आपने अभी उत्तराखंड का जिक्र किया, मैं खुद उत्तराखंड से ताल्लुक रखता हूं। अभी सिलक्यारा टनल में क्या कुछ हुआ, उसके बाद हमारा प्रशासन, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारे रैट माइनर्स जिन्होंने अपने हाथों में तमाम इंस्ट्रूमेंट्स लेके वो गए, उन्होंने किस तरीके से खुदाई की और वो देश के रियल हीरोज हैं। इन परिस्थितियों में हमारे देश का कोई जवाब ही नहीं है। 140 करोड़ भारतीय उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन यहां पर जहां पर हम देख रहे हैं कि 50 आयोजक के मन में क्या रहता है? ठीक है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ गए, चढ़ावा चढ़ गया, बाबा को देख लिया, लेकिन जिनको हम जिम्मेदार मानते हैं, मौके पर जो जिम्मेदारियों का निर्वहन करवाने के लिए जिनको सरकार ने रखा हुआ है, लोगों ने रखा हुआ है कि भैया मौके पर डीएम साहब हैं, उनके नीचे और अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, वो वहां पर चीजों को देखेंगे। यहां पर सर बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं 50,000 60,000 लोग यहां पर जमा हो गए। शुरुआती दौर में आपको नहीं लगता, क्योंकि ये तमाम चीजें जो आपने बोली ना, एक एक चीज बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है और आपकी बातों को अगर मान लिया जाए ना तो इस तरह के हादसे ही ना हो। लेकिन ये वो चीजें जो शायद सब जानते हैं, लेकिन बार बार हम शायद जिस एटीट्यूड में हम लोग आ गए हैं, ठीक है 4 दिन इस पर बात करेंगे, 5वें दिन भूल जाएंगे। ये व्यवस्था में बदलाव कैसे आएगा सर? देखिए, इसके लिए दोनों बातें हैं। एक तो यह है कि अकाउंटेबिलिटी हमको फिक्स करनी पड़ेगी कि जो नियमावली है वो लागू हो और वो प्रोएक्टिवली लागू हो, ये नहीं कि बाद में हम देखें। एनालिसिस से हमें बहुत सारी बातें निकलती हैं, लेकिन एनालिसिस इस घटना से तो निकलेगी ही कि इसमें क्या कमी हुई है या किसी ने जानबूझ के कुछ किया है, और पहले की घटनाओं से भी हमारे पास जो सीख है। लेकिन और इसके बाद उस जो मॉड्यूल्स बने हैं उसको हम सख्ती से लागू करें। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो हमारे जो आयोजक हैं, इनको एक सर्टिफिकेशन भी कंपलसरी करना चाहिए ताकि उनको उसकी व्यवस्था की टेक्निकलिटीज की आइडियाज हो कि उनको वो कैसे योजना बनानी है। अब उसके बारे में वहां पर चूंकि किसी को पता नहीं है या लोग ध्यान नहीं देते हैं कि ऐसी योजना भी बनानी चाहिए क्राउड मैनेजमेंट की, किस तरह की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए वहां वॉलंटियर्स की। वॉलंटियर्स बाकी चीजों की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन इस तरह की योजना करने की क्षमता शायद उनको नहीं होती है, इस तरह का कौशल नहीं होता है, वहां पे अधिकारियों को इस तरह का कौशल नहीं होता है। तो ये जो गैप एरियाज हैं, जो हम बड़े जब आयोजन होते हैं वहां पे जिनका ध्यान हम दे पाते हैं और उसमें सफलता मिलती है, लेकिन इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो वहां पे ना तो ध्यान दिया जाता है और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो इस पे थोड़ा सा सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है और बहुत ही सीरियसली लेना होगा इस बात को, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है। और अगर हम मिला करके देखें तो हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इस तरह की घटनाओं को अगर हम शामिल करके देखें पिछले 20-25 साल के अंदर देखें तो बहुत अधिक संख्या हो जाती है। और इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, कभी सबरीमाला में, कभी दतिया में, कभी नैना देवी मंदिर में, इस तरह की घटनाएं काफी मिलती रहती हैं। जो बाहर सिनेमा केस था उसमें भी आपको याद होगा कि वो आग से ज्यादा बेसिकली स्टैम्पीड था, लोग इसकी वजह से मरे थे। तो इस बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि मानव जनित घटना को हम उसमें जीरो टॉलरेंस का कंसेप्ट होना चाहिए, उसमें कोई छूट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी सर, थैंक यू सो मच, आप जुड़े हमारे साथ। इन टेक्निकलिटीज को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। आगे भी आपसे जुड़ेंगे कुछ पॉजिटिव खबरों के साथ। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका। लेकिन ये जो खबर है ना, इसने पूरे हिंदुस्तानियों का, 140 करोड़ भारतीयों का दिल आज तोड़ कर रख दिया। मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन सिंह सेंगर भी जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से, क्योंकि लखनऊ अब एक्टिव हो गया है। पवन,
अभी हमने योगी आदित्यनाथ को भी सुना। योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों संग हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, 3-3 मंत्री मौजूद हैं हाथरस में, और अभी व्यवस्थाएं और क्या कुछ अपडेट्स आपकी तरफ आ रहे हैं? क्योंकि जब हमने योगी आदित्यनाथ को सुना, उन्होंने कहा बख्शा नहीं जाएगा, इस चीज को भी देखा जाएगा कि ये एक्सीडेंट था या फिर ये साजिश थी। हर एक पहलू पर योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि क्लैरिटी के साथ चीजें उनके सामने आए। और देखिए रोहित, निश्चित तौर पे घटना बड़ी है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मसले को देख रही है, और खुद योगी आदित्यनाथ 5 कालीदास जो उनका सरकारी आवास है वहां पे बड़े अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल खुद वो मौके पे जाने वाले हैं। उससे पहले चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, 3 जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री सहित उन लोगों को मौके पे भेजने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपडेट दिया, बातें रखी, उसके अलावा बाबा का जो डिटेल निकल करके सामने आया है वो चौंकाने वाला है। क्योंकि एक कांस्टेबल, एक सिपाही, एक पुलिस का कर्मचारी जो भगोड़ा था, जो रेप के केस में अंदर गया था, जेल से आने के बाद नाम बदल करके बाबा बन जाता है, और उसके अनुयायी बड़े बड़े लोग होते हैं। एक अभी तस्वीर सामने आई जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, मंच से संबोधित कर रहे हैं और एक तरीके से बाबा की जयकारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका सदा जय हो, और पूरे ब्रह्मांड में आप सबसे बड़े एक तरीके से बाबा के तौर पे पदवी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बाबा ऐसे ही पले बढ़े नहीं है, फले फूले ऐसे ही नहीं है। इनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड जब आप जाकर के देखेंगे तो बहुत सारे नेताओं का एक तरीके से वर्धस्त हासिल होता है, और एक तरीके से ये बाबा के जो अनुयायी लोग थे, ये एक दिन में नहीं बनाया गया है। तकरीबन 20-22 साल तक ये बाबा जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में घूमता रहा और अलग अलग माध्यम से लोगों से जुड़ता। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस ने इस खबर को उठाया था, और उस वक्त भी हम अपने रिपोर्टर से, लखनऊ से रिपोर्टर से जुड़ रहे थे, तब भी वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल रिश्ता काफी ज्यादा है, वो धीरे धीरे सामने भी आ रहा है।